हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही क्वेश्चंस आज हम आपके लिए लेके आए हैं। क्वेश्चन के आंसर भी आपको साथ में ही मिल जाएंगे, ठीक है। जितने भी आज हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। यानी जितने भी आपके इकोनॉमिक्स में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो एंड तक देखें, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में आपको किस तरह से क्वेश्चन आ सकती है, किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनका आंसर आप किस तरह से दोगे। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि मांग की कीमत लोच यानी मूल्य सापेक्षता से क्या तात्पर्य है, ठीक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका आंसर आप इस तरह से दोगे। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी कि मांग की कीमत लोच अर्थ एवं परिभाषा। इस तरह से आपको हेडिंग डालनी है, और फिर इसमें आपको लिखना होगा कि लोच शब्द का प्रयोग प्रायः दो कार्यकारी शक्तियों की आवश्यकताओं के विश्लेषण के लिए किया जाता है, जैसे कीमत व वस्तु की मांग। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। जैसे कीमत व वस्तु की मांग एवं पूर्ति लोच द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि जब दो अस्थिर तत्व होते हैं तो एक तत्व के प्रतिशत परिवर्तन का दूसरे तत्व के प्रतिशत परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और इसके आगे आपको लिखना होगा कि लोच की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। सर्वप्रथम किसने किया था? अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में किया था, ठीक है। यहाँ पर में लिखा है, ठीक है। अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में किया था। उसने इस अवधारणा प्रयोग केवल कीमत परिवर्तनों के संदर्भ में किया था। यानी जो आपके जो अर्थशास्त्री थे अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने इनकी पुस्तक थी कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने सर्वप्रथम केवल कीमत परिवर्तनों के संदर्भ में किया था इसका यूज, ठीक है। किसका? कीमत लोच का, ठीक है। इसके आगे आपको लिखना होगा कि उनकी इस अवधारणा को मांग की कीमत लोच कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा कि मांग का नियम बताता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने से, ठीक है, वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग घटती है और कीमत घटने से मांग बढ़ती है। यानी मांग का नियम यह बताता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग घटती है और कीमत घटने से मांग कैसी होती है? मांग बढ़ती है। यह नियम कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग में परिवर्तन की केवल दिशा को बताता है, मांग में परिवर्तन के परिमाण को नहीं। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में कितना परिवर्तन होगा, यह मांग की लोच है। यानी इसी को हम मांग की लोच कहते हैं। समझ आ गया? तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, उनको भी देख लीजिए। तो मांग की लोच की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, ठीक है। इस तरह से आपको हेडिंग डालनी है। अब देखिए, मार्शल के अनुसार, यानी जो अर्थशास्त्री आपके मार्शल है उनके अनुसार जो मांग की लोच है उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो देखिए, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी मांग की लोच अथवा प्रतिक्रिया किसी बाजार में अनुसार कम या अधिक होगी कि मूल्य में एक निश्चित वृद्धि में मांग कम या अधिक घटती है, ठीक है। मार्शल ने इसकी परिभाषा क्या दी है कि मांग की लोच अथवा प्रतिक्रिया किसी बाजार में इसके अनुसार कम या अधिक होगी कि मूल्य में एक निश्चित वृद्धि में मांग कम या अधिक घटती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, जो स्टोनियर है उन्होंने इसकी परिभाषा क्या दी है उनकी भी देख लीजिए। तो आपको इस तरह से ब्लैक पेन से लिखना है स्टोनियर तथा हेग के अनुसार, और जो इन्होंने परिभाषा दी है फिर आपको उसको लिख देना है, ठीक है। तो मांग की लोच एक तकनीकी मद है जिसका प्रयोग अर्थशास्त्रियों द्वारा एक वस्तु की कीमत में आने वाली कमी के प्रति मांग को प्रतिक्रिया की मात्रा को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से आपको उसका आंसर देना है। अब देखिए, जो आपके अगले अर्थशास्त्री है यानी
प्रोफेसर केरन क्रॉस के अनुसार, इनके अनुसार देख लीजिए इन्होंने जो आपका जो मांग की लोच है उसकी डेफिनेशन इन्होंने क्या दी है। तो इन्होंने कहा है कि किसी वस्तु की मांग की लोच वह दर है जिसके अनुसार मांग की मात्रा मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप बदल जाती है। ठीक है, इसके आगे इसकी जो डेफिनेशन वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम आपको बताते कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, इस बार जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो हम पहले आपको बता देते हैं। ठीक है, और देखिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है कि उपभोग प्रवृत्ति से क्या आशय है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा औसत उपभोग प्रवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। इस तरह से आपका क्वेश्चन आस्क किया जाएगा। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है किसी वस्तु की पूर्ति का क्या अर्थ है, एक सारणी तथा चित्र की सहायता से समझाइए। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही आपका जो अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि प्रभावी मांग से क्या आशय है, आय और रोजगार के स्तर को निर्धारित करने में उसका क्या महत्व है। इस पर आपको बहुत ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रभावी मांग से क्या आशय है, आय और रोजगार के स्तर को निर्धारित करने में उसका क्या महत्व है। अगला क्वेश्चन है वो आपका दिया, देखिए ये सारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो इनको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन वो आपका दिया गया है कि उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य मान्यताएं एवं विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो उत्पादन फलन मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट आपके वीडियो बनाए हैं, यानी जो अर्थशास्त्र के जो इम्पोर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस है, यानी हर वीडियो में मैंने आपको बताया कि उत्पादन फलन क्या है या फिर उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर मैंने सारी वीडियोस में आपको दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन वो आपका दिया गया कि साख सृजन प्रक्रिया क्या होती है, व्यवसायिक बैंक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार साख सृजन करते हैं, विस्तार से समझाइए। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका दिया गया है कि भुगतान संतुलन की प्रमुख मदें बताइए। ये अथवा में पूछा जाएगा। ठीक है, भुगतान संतुलन की प्रमुख मदें बताइए। ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है और इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की बहुत संभावना है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपका दिया गया है राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादन गणना विधि या व्यय विधि को समझाइए। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। इसकी आपको 3 विधियां याद कर लेनी है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादन गणना विधि या व्यय विधि को समझाइए। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आपको तैयार करना है। ठीक है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में इसके आने की बहुत ही संभावना है। तो हर क्वेश्चन को, जितने भी आज मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको एक अपनी नोटबुक अलग बना लेनी है। उनमें आपको जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी जो भी आपके वायरल मॉडल पेपर हैं और जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, यानी प्रीवियस ईयर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको उस कॉपी में लिख लेने हैं। और जब आप अपना पेपर देने जाओगे तो उसी कॉपी को, यानी जो आप नोटबुक बना रहे हो, उसी को आपको याद करके, यानी उसी को आपको रिवाइज करके जाना है। ठीक है, पूरा सिलेबस आप एक दिन में नहीं पढ़ पाओगे, पूरा सिलेबस पढ़ के आप नहीं जा सकते। तो अगर आपने अभी तक अपनी जो नोटबुक है वो नहीं बनाई है तो जल्दी से आज से ही आप अपनी नोटबुक बना लीजिए। और जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊं, हर सब्जेक्ट के बता रही हूं। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन उसमें लिखते रहना है। इस तरह से अगर आप अपनी प्रिपरेशन करोगे तो 100% आप 90+ स्कोर कर जाओगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका और दिया गया कि पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में क्या अंतर है, इसको भी आपको देख लेना है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में क्या अंतर है। तो ये थे आपके कुछ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अगर आपने इतने प्रश्न जो आपकी है इनके आंसर अच्छे से आपने अगर तैयार कर लिए तो 100% आप इकोनॉमिक्स के पेपर में 90+ स्कोर कर जाओगे इस बार। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है,
अब देखिए जो आपके अगले अर्थशास्त्री है वो है प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार, यानी इन्होंने मांग की लोच की परिभाषा क्या दी है, अब हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि किसी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम मांग की लोच कहते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग ने क्या कहा है कि किसी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम मांग की लोच कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपके अगले अर्थशास्त्री हैं वो हैं प्रोफेसर बेनहम के अनुसार। तो प्रोफेसर बेनहम ने कहा है कि मांग की लोच का विचार मूल्य में अल्प परिवर्तन के मांग की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित है। इन्होंने क्या कहा है, मांग की लोच का विचार मूल्य में अल्प परिवर्तन के मांग की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित है। अब देखिए जो आपके अगले अर्थशास्त्री है वो है लिप्से के अनुसार। देखिए आपको थोड़ा विस्तार में लिखना है, विस्तृत में लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये आपके लॉन्ग आंसर दिए गए हैं तो आपको थोड़ा बड़ा करके लिखना है, तभी आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देकर जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको भी शॉर्ट में लिखोगे तो फिर आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे और आप 90+ स्कोर नहीं कर पाओगे। तो आपको इस तरह से अपनी तैयारी करनी है कि कहीं पर भी आपकी कोई कमी ना रह जाए और आप इस बार 90+ स्कोर कर जाओ। ठीक है, तो इस तरह से आपकी तैयारी रहनी चाहिए। तो जो लॉन्ग आंसर आपके आएंगे वो आपको थोड़े विस्तृत में करके लिखने हैं, बड़े बड़े करके। ठीक है, तो देखिए इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है कि मांग की लोच है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन में मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात। इन्होंने क्या कहा है कि मांग की लोच है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन में मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात, और इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है कि इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। को इस तरह से लिखना है कि ईडी बराबर मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डेल्टा क्यू, और फिर आपको लिखना है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन डेल्टा पी। इस तरह से आपको ब्रैकेट में इसको बंद कर देना है। यहाँ पर क्यू बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मांग मात्रा, और पी बराबर क्या है, कीमत, और डेल्टा बराबर परिवर्तन। ठीक है, फिर आपका देखिए आपको इसके आगे लिखना होगा कि मांग की लोच के संबंध में निम्नलिखित 4 बातें उल्लेखनीय है। इसको आपको ब्लैक पेन से बहुत ही अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है। ठीक है, कि मांग की लोच के संबंध में निम्नलिखित 4 बातें उल्लेखनीय है, और फिर आपको ब्लू पेन से इस तरह लिख देना है कि मांग की लोच कीमत तथा मांगी गई मात्रा में सापेक्षिक परिवर्तनों से संबंधित होती है, न कि निरपेक्ष परिवर्तनों से। इतना आपको इसमें लिख देना है। ओके, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध बताइए। देखिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, कि राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध बताइए। तो सबसे पहले आपको बहुत ही अच्छे से हेडिंग डालनी होगी कि राजस्व घाटा, और फिर आपको ब्लू पेन से लिखना है कि सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिक को बताता है। ठीक है, अर्थात फिर आपको इस तरह से ब्रैकेट बनाना है और इसमें आपको लिखना है राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। गाइस देखिए नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी होगी राजकोषीय घाटा, और इसमें आपको लिखना होगा कि सरकार के कुल व्यय यानी ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर है, उसी को हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। और अर्थात फिर आपको ब्रैकेट में इस तरह लिखना होगा कि राजस्व घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां। इस तरह से आपको ब्रैकेट बंद करके इस तरह से आपको लिख देना है, और फिर आपको लिखना है कि इस प्रकार राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों में ही राजस्व व्यय व राजस्व प्राप्तियां सम्मिलित होती हैं। ठीक है, इस तरह से आपको इसका आंसर लिख देना है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं। बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है, मैं यानी जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊं
जितने भी क्वेश्चन मैं आपको आज बता रही हूँ सारे ही क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी से तैयार कर लेने हैं। अगर सच में आपको इस बार 90+ स्कोर करना है तो तैयारी भी आपको इसी तरह से अपनी करनी होगी कि 90+ स्कोर कर जाए, ठीक है। क्योंकि हर बच्चा तैयारी कर रहा है, हर बच्चा मेहनत कर रहा है, तो आपको भी थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी होगी, हार्ड वर्क आपको करना होगा, तभी आप 90+ स्कोर कर सकती हो, ठीक है। तो देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं। और फिर आपको देखिए हेडिंग डालनी होगी कि अल्पकालीन उत्पादन फलन, ठीक है। और इसमें आपको लिखना होगा जब उत्पादन के कुछ साधनों अथवा एक साधन की मात्रा को स्थिर रखते हुए अन्य परिवर्तनशील, ठीक है, अन्य परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधनों को बढ़ाना या घटाना संभव नहीं होता, जबकि परिवर्तनशील साधनों की, ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, जबकि परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार उत्पादनशील अनुपातों के नियम का विषय है। इस तरह से आपको इसका आंसर देना होगा, ठीक है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया गया है कि उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य मान्यताएं एवं विशेषताएं बताइए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया भी था जब आपको महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न है वो मैंने जब आपको बताए थे। तो उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य मान्यताएं एवं विशेषताएं बताइए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको इस तरह से हेडिंग डालनी होगी कि उत्पादन फलन का अर्थ एवं परिभाषाएं, ठीक है, इस तरह से आपको हेडिंग डालनी है और बहुत ही अच्छे हैंडराइटिंग में आपको वहाँ लिखना होगा, ठीक है। आपका लेख बहुत ही सुंदर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सच में 90+ स्कोर करना चाहती हो तो हर चीज़ पर अपने आप को फोकस करना होगा, हर चीज़ को आपको अपना ध्यान देना होगा कि अगर आपके जैसे आपका लेख अच्छा नहीं है तो उसको आपको बहुत ही अच्छे से लिखना होगा और थोड़ा फास्ट लिखना है। ये नहीं आप स्लो राइटिंग ही अपना देखते रहो और तब तक पूरा आपका टाइम हो जाए। तो हर चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आप किस तरह से करोगे, तो इसमें आप लिखोगे कि किसी फर्म के उत्पाद और आधा समझते हो। देखिए उत्पाद और आधा क्या होता है, आउटपुट और इनपुट, ठीक है। तो उत्पाद और आधा के बीच संबंधों को उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन यह बताता है कि एक दिए हुए तकनीकी ज्ञान और प्रबंध योग्यता की सहायता से उत्पादक आदाओं के विभिन्न संयोगों से उत्पाद की अधिकतम मात्रा किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। संक्षेप में उत्पादन फलन उत्पादनाओं की सूची है, ठीक है। उत्पादन फलन क्या है, उत्पादन फलन उत्पादन संभावनाओं की सूची है, ठीक है। इस तरह से आपको ये लिखना है। फिर देखिए आगे जो आपके अर्थशास्त्री हैं वो है वाटसन। तो देखिए वाटसन ने इसकी परिभाषा किस तरह से दी है, तो आपको देखिए ब्लैक पेन से लिखना है वाटसन के अनुसार, फिर आपको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा इस तरह से बिगिन करना है, ठीक है। फिर आपको लिखना है कि किसी फर्म की भौतिक आदाओं एवं भौतिक प्रदा के बीच संबंध को प्रायः उत्पादन फलन कहते हैं। तो वाटसन ने इसकी परिभाषा इस तरह से दी है। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी होगी उत्पादन फलन की मान्यताएं, ठीक है। और इसमें आपको लिखना होगा कि उत्पादन फलन की अवधारणा निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है, ओके। और फिर इसमें आपको लिखना होगा कि उत्पादन फलन का संबंध किसी निश्चित समयावधि से होता है। अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर और अन्य परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। इस तरह से इसकी मान्यताएं आपको लिख देनी है। फिर देखिए इसमें आपकी विशेषताएं भी पूछी गई हैं, तो फिर आपको विशेषताएं इस तरह से लिखनी है। आपको पहले हेडिंग डालनी होगी उत्पादन फलन की विशेषताएं, ठीक है। फिर आपको लिखना होगा एक लाइन की उत्पादन फलन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है।
फिर आपको इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट लिख देना है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि उत्पादन फलन साधनों की भौतिक मात्रा तथा उत्पादन की भौतिक मात्रा के संबंध को बताता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना होगा कि एक उत्पादन फलन दी हुई तकनीकी ज्ञान में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, फिर आपको लिखना होगा कि उत्पादन फलन, ठीक है, उत्पादन फलन उत्पादित वस्तु की कीमत और साधनों की कीमतों से पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं। एक उत्पादन फलन एक दिए हुए समय या प्रति इकाई समय के संदर्भ में होता है। ठीक है, इस तरह से आपको इसका आंसर देना होगा। तो देखिए जो उत्पादन फलन है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन आएगा कि उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, या फिर उत्पादन फलन की विशेषताएं बताइए, या फिर आपसे पूछ लेगा कि उत्पादन फलन की मान्यताएं क्या, यानी किसी भी तरह से आपका ये क्वेश्चन आस्क किया जाए तो इसका आंसर आपको बहुत ही सही ढंग से लिखना होगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और इस वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड्स में इस वीडियो को आप शेयर करें। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।